हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर आज हम क्लास 11 के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज करने वाले हैं चैप्टर 3 के, जिसका नाम है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, टर्म 1 के एग्जाम आपको देने हैं, तब तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ही। साथ ही यदि आप अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड, कंसिडर्ड देम टू बी वन सिंगल एंटिटी। Transaction between the business and its owner are recorded from the business point of view या none of above। देखिए बच्चों, हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, ठीक है ना। उनको हम एक एंटिटी नहीं मान सकते हैं, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस के और जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं इसके ओनर के, वो भी अलग अलग हैं। तो उन्हें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी एंट्री करते हो। यदि बिजनेस में कुछ लेन देन हुआ है तो हम उसकी बिजनेस के नाम से एंट्री करते हैं, लेकिन यदि इसके ओनर ने कुछ पैसा निकाल के कुछ काम किया है तो हम इसे ड्राइंग के नाम से इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी एंट्री हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, इसलिए इसका थर्ड पॉइंट सी सही है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड। All transaction and event which can be estimated in money term are recorded in the books of account. All transaction and event which can be measured in money term are recorded in books of account या none of these। देखिए पहले वाले में क्या दिया है कि सभी ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कहता, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है कि एस्टिमेटेड इन मनी टर्म, हम अंदाजे के हिसाब से सोच नहीं सकते यार कि ये अंदाज़ा लगा रहे हैं या हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो मनी टर्म में है, इसलिए हमने उसकी एंट्री कर दी। जो मेज़र किए जा सकते हैं मनी टर्म में, जिन लेन देन को पैसों के रूप में मापा जा सकता है, उन्हीं को मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो इसका सी पॉइंट बच्चों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब इन कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों। सबसे पहले आप तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि हमने कोई फर्नीचर खरीदा आज, ठीक है, सपोज वो फर्नीचर हमने 10,000 रुपये का खरीदा, लेकिन आने वाले 2 सालों बाद इस फर्नीचर की वैल्यू क्या 10,000 ही रहेगी? नहीं, उसमें डेप्रिसिएशन होगा, उसमें कमी होगी। जब हम उसे रीसेल करेंगे या उसे हम बेचेंगे तो वो 10,000 के फर्नीचर हो सकता है 2,000 में बिके, 3,000 में बिके, मतलब कम में ही बिकेगा। जब हमसे 2 साल बाद कोई पूछेगा कि यार ये तुमने फर्नीचर कितने का खरीदा था, तो हम क्या बताएंगे, 2 साल पहले हमने इसे 10,000 का खरीदा था, लेकिन आज इसकी वैल्यू मात्र 3,000 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, उस 10,000 की वैल्यू को कैसे कैसे उसमें कमी आती गई, कैसे कैसे उसमें डेप्रिसिएशन होता गया, उसे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इसे कहते हैं, जिसमें हम पिछले सालों में उस फर्नीचर में या उस एसेट्स में किस तरह कमी होती गई ये हम मापते हैं। तो जो इसका पहला वाला ऑप्शन दिया है, एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वॉज परचेज्ड प्लस कॉस्ट और इम्प्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। मतलब यदि हमने फर्नीचर 10,000 का खरीदा था और आज उसकी वैल्यू 3,000 है, तो 10,000 में से उसकी कैसे वैल्यू कम होती गई, कैसे डेप्रिसिएशन होता गया, तब तक का देखने के लिए हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन इज। ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा, वो हमेशा चलता जाएगा। कभी उसमें ऐसा हम ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करते यार कि ये हम आज बिजनेस खोल रहे हैं, हम 4 दिन बाद इस बिजनेस को, या हम 4 महीने बाद या 4 साल बाद हम इस बिजनेस को बंद कर देंगे। हम ये सोच के कोई बिजनेस जब नहीं खोलते, कोई भी नहीं खोलता, वैसे भी कोई बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो यही सोचा जाता है यार कि हम इस बिजनेस से पूरा अपना लाइफ निकाल लेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है बच्चों, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहा जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या बताता है, बताइए आप। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम देयर सेटलमेंट इन कैश, या ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, या ट्रांजेक्शन एंड इवेंट मे बी रिकॉर्डेड आइदर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट एंड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, या नन ऑफ दीज। देखो बच्चों, एक्योर्ड कॉन्सेप्ट यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे सामान खरीदता है और उस समय वो हमें पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, हमने उसे सामान बेचा, उसने हमें उस समय पेमेंट नहीं किया, तो क्या हम उस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करेंगे? हम उस ट्रांजैक्शन को वहीं छोड़ देंगे, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे? ऐसा नहीं होता, उसे हमें लिखना होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू, मतलब जब वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, चाहे हमें उसका पैसा मिला है या नहीं मिला है, फिर भी उन ट्रांजैक्शंस को हमको लिखना होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए बच्चों, कोई भी बिजनेस जब सालों साल से चलता हुआ आ रहा है होता है, तो क्या होता है, उसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन्हें वो फॉलो करते आते हैं और उन्हीं के अनुसार वो काम करते जाते हैं। उन पॉलिसीज को चेंज करने से वो थोड़ा सा डरते हैं या बहुत बार सोचते हैं कि यार हम चेंज करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारा कोई नुकसान हो जाए। लेकिन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में क्या होता है, उन पॉलिसीज से हटकर कुछ नया अडॉप्ट किया जाता है, कुछ नई पॉलिसीज लाई जाती हैं और उन्हें फॉलो किया जाता है। और जब उन्हें फॉलो करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि यार जो हमारी पहले पॉलिसीज थी और हमने जो अभी पॉलिसीज लाए हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, अभी नई पॉलिसीज से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, या पुरानी पॉलिसीज अच्छी होती थी। तो इन दोनों में जब हम कुछ डिफरेंस देखते हैं तो उसे कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग लिमिटेड लाइफ, अ वेरी लॉन्ग लाइफ, एन इनडेफिनेट लाइफ, नन ऑफ दीज। देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये सोच के स्टार्ट किया जाता है कि हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, वो जन्मों जन्म तक चलता चला जाएगा। ऐसा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे जो बिजनेस की है वो इनडेफिनेट लाइफ होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। ओके, इसका पहला है ए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेसमैन अलग है और जो है बिजनेस है वो अलग है। तो जो प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर जब कैपिटल बिजनेस में लगाता है तो क्या होता है, बिजनेस का ये दायित्व बन जाता है कि वो बिजनेसमैन को वो कैपिटल लौटाए। तो भैया क्रेडिटर हो गया ना, बिजनेसमैन भी तो बिजनेस का क्रेडिटर हो गया, प्रोप्राइटर भी क्रेडिटर हो गया बिजनेस का। वो भी, उसको भी जब प्रॉफिट होगा बिजनेस को तो वो भैया वो भी मांग करेगा कि हमें दो, आपके पास प्रॉफिट हुआ है। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रोप्राइटर बिजनेस का लेनदार है जो अपनी कैपिटल को वापस लेना चाहता है। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट द determining the net income from business, all cost which are applicable to the revenue of period should be charged against that revenue। ये क्वेश्चन ये कह रहा है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे रिवेन्यू को चेक करता है, जो हमारी नेट इनकम है या हमने जो कैपिटल लगाई है उसके साथ। देखिए, हम जब बिजनेस में कोई कैपिटल लगाते हैं, ठीक है, आखिरी में हमें उससे, हम बिजनेस करते हैं और हमें नेट प्रॉफिट होता है, तो हम अपने नेट प्रॉफिट को किसके साथ चेक करेंगे, हमारे खर्चों के साथ। हमने क्या क्या खर्चा किया और उससे हमें उसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू मिला कि नहीं मिला। क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि भैया हमें लॉस हो गया, हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए और हमें प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या मतलब हुआ बिजनेस का। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है बच्चों, ए पॉइंट का मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एग्जाम्पल ऑफ। बच्चों इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, रियलाइजेशन कन्वेंशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, ये कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन क्या होता है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो आंसर देख लिया, इसका बी वाला आंसर सही है, मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
हम जब कोई चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं एक दिन पहले, ठीक है ना। अब कोई अच्छी चीज़ होने वाली है अगले दिन, तो हमें तो बड़ी खुशी होती है कि भैया कल हमारा रिजल्ट आने वाला है और हमें पता चल जाए कि हम बिल्कुल फर्स्ट आए हैं क्लास में, हमें पहले ही पता चल जाए, हमारी टीचर हमें पहले ही बता दे कि हम फर्स्ट आए, तो हम बड़े खुश होते हैं कि भैया हम फर्स्ट आ गए, हम बड़े हैप्पी हैं। रात को हम सो गए कि सुबह हमें पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि हम फर्स्ट आए हैं। लेकिन यदि हमें रात को एक दिन पहले ही पता चल जाए कि हम कल फेल हो गए, तो हमारे टेंशन हो जाता है कि भैया हम फेल हो गए, अब हम कल अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, उनको कैसे बताएंगे। तो हम रात से ही सोचने लगते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। इसी तरह से ये जो कन्वेंशन है ये हमें बताता है कि यदि हमें किसी नुकसान का पहले से ही पता है कि भैया हमें ये नुकसान होने वाला है, तो हम उसकी एंट्री पहले ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लें। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे हमने पैसा दे दिया है और हमें लग रहा है कि यार ये पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, तो हम उसकी एंट्री पहले ही कर लेते हैं कि भैया ये पैसा डूबने के चांसेस है। तो इसी को क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, आप पूरा साल भर में जो भी आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन करते हैं उसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है, और उसी अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चों तैयार किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड फॉलो द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी आफ्टर ईयर ड्यू टू द कंपेरेबिलिटी, कन्वीनियंस, कंसिस्टेंसी या ऑल ऑफ दीज। बच्चों कंसिस्टेंसी होती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती है, जो बाद के टाइम में जो मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है उसके बारे में बताती है। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट एंड prospective losses, all prospective profit and leaves out the prospective losses, all prospective losses but leave out the prospective profit या none of these। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में क्या होता है कि हमें यदि पता है कि भैया कल हमें अच्छा मिलने वाला है तो हम उसके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन यदि हमें पता चलता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ है, जितने भी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस है उनको नोट किया जाता है, और जबकि जितने भी प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट हैं उनको छोड़ दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, IASB अपॉन कमिंग इनटू द एग्जिस्टेंस हैज एडॉप्टेड। IASB क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, ऑल IAS एंड SIC। IAS क्या होते हैं बच्चों, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और जो स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमिटीज़ हैं ये सारी इंक्लूड किस में होती हैं, IASB में। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। IFRS क्या है ये, IFRS रूल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, पार्टिकली रूल्ड बेस्ड एंड द पार्टिकली प्रिंसिपल्ड बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। देखिए बच्चों, जो IFRS है क्या होता है, IFRS का आपने फुल फॉर्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो इनको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म है वो आपको आ सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये क्या है, ये प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो प्रिंसिपल पर आधारित हैं, ठीक है। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये किस पर बेस्ड हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, फेयर वैल्यू पे, बोथ हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पे, या नन ऑफ दीज। ये जो है वो फेयर वैल्यू पर निर्भर करता है। INDAS क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये हमने अभी जैसा पढ़ ही लिया। एसेट्स एक्सेप्ट सिक्योरिटीज में बी वैल्यूड अंडर INDAS ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। पुरानी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है उसके आधार पर ही ये मेथड का यूज़ किया जाता है बच्चों। इस तरह ये MCQs हमने पढ़े। ये जो MCQs हैं बच्चों वो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग के हैं, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। इनमें जो शॉर्ट फॉर्म है उनको आप याद कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको फुल फॉर्म में पूछ लें, और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।